हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज से मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। वो है चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। तो चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर की बात करेंगे और 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो तो काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। इसमें सबसे पहले वर्क की बात करते हैं, ठीक है। ये वर्क क्या होता है? जब कभी भी किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स के कारण यदि वो बॉडी जो है थोड़ी बहुत डिस्प्लेस होती है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम समझेंगे कि वर्क हुआ। तो वर्क इज सेड टू बी डन ऑन ए बॉडी। वर्क इज सेड टू बी done on a body when a force can displace the body. When a force can displace the body. When a force can displace a body. क्लियर है? अब ये जो वर्क डन है एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा भी हो सकता है और वेरिएबल फोर्स के द्वारा भी हो सकता है। मतलब कि जिस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसकी वैल्यू थ्रू आउट सेम हो सकती है और हो सकता है कि उसकी वैल्यू में लगातार परिवर्तन हो रहा हो। तो सबसे पहले हम केस डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। बाय ए कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा किए गए वर्क की बात करते हैं। तो सपोज करो इसमें दो केस लेते हैं। केस 1, जब जिस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दोनों यदि सेम डायरेक्शन में हो रहे हो तो उस केस को कंसीडर कर रहे हैं। तो पहले तो केस ऐसा है जिसमें कांस्टेंट फोर्स इस्तेमाल हो रहा है, फोर्स की मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है। दूसरी बात की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? तो केस 1, व्हेन द कांस्टेंट फोर्स displaces the body in the direction of force. When a constant force displaces the body in the direction of force, तो ऐसी स्थिति में सपोज करो कि ये एक टेबल है या कोई फ्लोर है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, mkg का ब्लॉक है और इस पर कुछ फोर्स लगाया गया। इधर से फोर्स लगाया जिसके कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये ब्लॉक मान लो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होते हुए आगे मान लो कि ये यहां तक शिफ्ट करेगी, जिसके कारण इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके बराबर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पर वर्क डन जो हुआ तो वर्क डन इज इक्वल टू होगा, वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट S। ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा और वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये तब वर्क होगा जब फोर्स की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन एज शोन हियर। इसी में केस 2 लेंगे जिसमें कांस्टेंट फोर्स तो एक्ट करेगा बॉडी के ऊपर लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में होंगे। तो केस 2 कंसीडर करते हैं व्हेन द कांस्टेंट फोर्स displaces a body in some other direction, या मान लो कि the angle between case 2 when the angle between
एफ वेक्टर, ध्यान देना फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर से यदि हम डिनोट करें तो व्हेन द एंगल बिटवीन एफ एंड एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, इज थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच यदि एंगल थीटा हो और यदि फोर्स की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, सिचुएशन इज लाइक दिस। मान लो कि ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इस फ्लोर पर, और इस पर फोर्स लगा रहे हैं हम इधर की ओर, फोर्स इधर की ओर एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है इधर की ओर हो रहा है, जिसके कारण मान लो कि ये ब्लॉक डिस्प्लेस होकर के यहां से शिफ्ट होकर के यहां आ गई। क्लियर है? ए से डिस्प्लेस होकर के बी पर आ गई। नेट डिस्प्लेसमेंट सपोज करो कि एस के बराबर हुआ। क्लियर है? तो साफ दिख रहा है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच कुछ एंगल है, इन दोनों डायरेक्शन के बीच कुछ एंगल है, इसे हमने थीटा मान लिया। तो ऐसी स्थिति में वर्क निकालने का तरीका देखो क्या होता है। हम फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसको डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द वर्क। ठीक है? तो इस स्थिति में वर्क बराबर कितना होगा? हियर वर्क इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement into magnitude of displacement, ठीक है? यानी अच्छा ये बताओ तो फोर्स का कितना कंपोनेंट होगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में? साफ है, एफ कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा एफ कॉस थीटा होगा। दिस इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा आई इंटू अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो एस है, तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन का फॉर्मूला। कब के लिए? व्हेन फोर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट, व्हेन द एंगल between the direction of force and the direction of displacement is theta. In that case work done is equal to fs cos theta। ठीक है? तुम एक चीज देखो, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के बीच की एंगल थीटा है जिसका कॉस यहां पर लिया गया है, और ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर, एंड दिस इज द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू एफ डॉट एस। याद करो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है, तो इसको हम एज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। तो वर्क के लिए हमारे पास वेक्टर फॉर्म में बात करें तो हो गया ये हमारा कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या होता है? ये डॉट प्रोडक्ट होता है। अब रही बात कि ये जो वर्क डन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो वर्क डन मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव एंड जीरो। तो कब वर्क डन पॉजिटिव होगा? तो when work is positive, तो ये केस हम डिस्कस करते हैं कब होगा। सपोज करो कि बॉडी पर फोर्स लग रहा है और फोर्स ऐसा लग रहा है इस बॉडी के ऊपर कि इस फोर्स का जो कंपोनेंट है, ये फोर्स जो है, और इस बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मान लो कि डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रहा, तो तुम देख रहे हो कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। तो उस परिस्थिति में वर्क डन जो है पॉजिटिव होता है जब फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक्ट करे। तो when the component of the force acts along the direction of displacement, then work done is positive, then work done is
पॉजिटिव। समझ रहे हो बात? तो फोर्स का एक कंपोनेंट अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक्ट करता है तो वर्क डन ऐसी स्थिति में पॉजिटिव होगा। अब जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, एज फॉर एग्जांपल मान लो कि एक हॉर्स कार्ट है, बुलॉक कार्ट है, जो भी है, ठीक है, मैन कार्ट ही है। तो जब एक हॉर्स जो है कार्ट को पुल कर रहा होता है, ठीक है, जमीन को पीछे धकेल रहा है, एक्शन, उसका रिएक्शन उसके लेग पर लग रहा है, उस रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट जो है उस डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है जिस डायरेक्शन में कार्ट को खींचा जा रहा है। जो तो ब्लॉक कार्ट में या हॉर्स कार्ट के केस में या मैन कार्ट के केस में ये जो हॉर्स है या ब्लॉक है, इसके पैरों के द्वारा जमीन पर लगाया गया जो एक्शन का रिएक्शन जो उसके पैरों पर फोर्स लगाता है, उस रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट जो है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही एक्ट करता है। और ये कारण है कि फोर्स का एक कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो गए, नतीजा वर्क डन इस केस में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मान लो कि ये पेन मेरे हाथों में है, इसको मैं यहां से रिलीज कर दूं, ग्रेविटी की फोर्स नीचे अपने आप खींच लेगी, यानी कि इसका ऑटोमेटिक डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यदि कहा जाए, पूछा जाए कि ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, साथ ही डिस्प्लेसमेंट भी उधर की ओर ही हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क डन यहाँ पर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो ये दो एग्जाम्पल्स हुए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो इसमें वर्क डन by the gravity when work done by the gravity when a body falls from some height, falls from certain height, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अच्छा, दूसरा केस हमने ब्लॉक कार्ट कर दिया कि when a horse pulls a cart, work done is positive। कारण मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब हम लेते हैं ऐसे एग्जांपल्स जिसमें वर्क डन निगेटिव होगा, ठीक है। तो एक वो सिचुएशन जिसमें वर्क डन निगेटिव होगा। When work done is negative, तो कब होगी ऐसी सिचुएशन? जब किसी फोर्स का एक कंपोनेंट, जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये इस फ्लोर पर इधर की ओर स्लाइड कर रहा है, तो फोर्स मान लो कि इधर की ओर लग रहा है, सपोज करो फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो मान लो कि फोर्स तो एक्ट कर रहा है इधर की ओर, तो फोर्स का एक कंपोनेंट एक्ट करेगा इधर की ओर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट सपोज करो कि ए से बी ब्लॉक का हो रहा है, यहां पर ये पहुंच गया थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स के कंपोनेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अगर फोर्स इधर की ओर एक्ट कर रहा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो when work is negative, तो this is work is negative when the displacement is opposite to the direction of फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में यदि डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं आपको, और वैसे भी अगर समझो, मैथमेटिकली भी समझो, तो तुम देखो F डॉट S होता है, ठीक है, इज इक्वल टू FS cos थीटा। तो ये बताओ कि यहां पर ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू हो गई ऑब्ट्यूस, ठीक है। ये देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है, तो दोनों के बीच की एंगल क्या हो गई? ऑब्ट्यूस एंगल हो गई कि नहीं? तो cos थीटा व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूस क्या होता है? ये नेगेटिव हो जाएगा,
ठीक है, ये नेगेटिव होगा तो ये वर्क डन जो होगा ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन इज लेस देन 0 एज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज। तो अच्छा, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके कि ये वो कौन सी सिचुएशन होगी। तो चलो मान लो कि आप बाइसिकल से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, ठीक है, अच्छी खासी रफ्तार में हो, अचानक से आपको बाइक रोकना पड़ गया, आप ब्रेक लेते हो, तो ब्रेक के द्वारा जो रिम्स पे ब्रेक शूज के द्वारा अप्लाइड फोर्स है, वो फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में बाइक आपकी मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी बाइसिकल मूव कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शंस में हो गए। तो ये एक ऐसा एग्जांपल हुआ जहां पर ये वर्क डन जो होगा ब्रेकिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन वो नेगेटिव होगा। तो वर्क डन बाय द, एज फॉर एग्जांपल पहला वर्क डन बाय द braking force, work done by the braking force on a moving cycle, on a moving bicycle is negative। ठीक है, कारण समझ गया, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो कि ये हाथों में रखा हुआ जो पेन है, इसको मैं फ्रीली फॉलिंग वाली केस नहीं होने दे रहा हूँ, इसको लिफ्ट कर रहा हूँ, इसको लिफ्ट करके ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ। और यहाँ पूछा गया आपसे, मान लो 1 मीटर की हाइट तक हमने लिफ्ट किया, तो मेरे द्वारा किया गया वर्क डन जो होगा उसको निकालना है। तो मेरे द्वारा किया गया वर्क डन तो पॉजिटिव हो, क्योंकि मैंने जो फोर्स लगाया है वो तो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन यदि पूछा जाए कि ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क डन क्या हुआ, तो ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे खींच रही है, ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव होगा, बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पुलिंग इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस अपोजिट टू इट। तो दोनों के बीच क्या हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, दोनों के बीच की एंगल 180 डिग्री हो गई। तो यहां भी वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो हुआ वो नेगेटिव हुआ। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी when a body is lifted is negative। कारण फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और आप लिफ्ट कर रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। सो इस केस में क्या हो गया, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ऐसे भी समझ लो। तो एफ एस कॉस 180 हो गया, एफ एस कॉस 180 ये होता है आपका -1, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एस। क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स जिसमें आपने देखा कि वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है। अब वर्क डन 0 भी हो सकता है। तो किन सिचुएशंस में वर्क डन 0 होगा, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, तो अब हम उन केसेस को डिस्कस करेंगे जिसमें वर्क डन विल बी 0। तो तीसरा केस, व्हेन वर्क इज 0, वर्क इज 0, वो कौन सी सिचुएशन होगी। तो एग्जांपल से पहले मैं समझा दूं, व्हेन द force and displacement, force acting on the body, when the force and displacement both are mutually perpendicular, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, एज फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एक बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पे है, तो सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर की ओर एक्ट कर रहा होता है, mv²/r के बराबर। इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिवॉल्विंग पार्टिकल। ठीक है, अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे मान लो कि ये पार्टिकल ये सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है, यहाँ mkg की पार्टिकल है, r मीटर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर वो को सेंटर लेते हुए और ऐसे रिवॉल्व कर रही है। तो ऐसे रिवॉल्व कर रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है, और फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, मेरा मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स तुम्हारा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क डन है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स
by the centripetal force on a revolving particle, on a revolving particle is zero, as force and displacement both are mutually perpendicular। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तुम देख रहे हो फोर्स टुवर्ड द सेंटर एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसके परपेंडिकुलर हो रहा है। इन दोनों के बीच की एंगल जो है ये 90 डिग्री की है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। एक कूली अपने सर पे जो है लोड उठा करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और उसके डिस्प्लेसमेंट जो है उसके द्वारा लोड पर अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। तो उसके सिर पे रखा हुआ जो लोड है, तो ग्रेविटी लोड को नीचे खींच रही है, उसके अगेंस्ट जो है उसके सिर के द्वारा मसल्स फोर्स जो है ऊपर की ओर लगाया जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हो रहा है। तो ये यहाँ पर भी दोनों क्या हो गए, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। तो वर्क डन बाय ए कूली, when he is carrying a load, over his head, work done by a coolie when he is carrying a load over his head is zero। कारण ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और उसके सिर के मसल्स के द्वारा अप्लाइड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जिसकी मदद से मैंने समझाने की कोशिश की कि फोर्स, ये वर्क डन मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये तो आपको फ्यूज एग्जांपल्स दिए गए ताकि चीजों को आप समझ जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्क जो है कैसी क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो पहली बात कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो वर्क है इसकी जैसा कि हमने लिखा कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन जो होगा वो डायमेंशन ऑफ फोर्स हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है mlt - 2 और डिस्प्लेसमेंट तो l हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ml/t - 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। क्लियर है? अब इसकी यूनिट की चर्चा करते हैं। तो यूनिट क्या होगी? तो यूनिट ऑफ फोर्स जो है इसकी, पहले एसआई यूनिट की बात करते हैं। इसकी एसआई यूनिट जो है वो जूल होती है। एसआई यूनिट इज जूल। ठीक है, और 1 जूल कितना होता है? 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन, जो कि वर्क डन जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क की यूनिट जो है फोर्स की यूनिट इंटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी। फोर्स की यूनिट एसआई सिस्टम में न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की एसआई सिस्टम में यूनिट मीटर होती है। तो अगर एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट की बात करें वर्क की, जो कि जूल होती है, तो हम कह सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। कारण समझ रहे हो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स की यूनिट इंटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट न्यूटन मीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो यहां से 1 जूल का डेफिनेशन मिल जाता है। देखो, यदि किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने से उसमें यदि 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, तो हम समझेंगे कि 1 जूल का वर्क हुआ। तो 1 जूल को डिफाइन कैसे करेंगे? तो व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन define joule, तो when a force of
1 न्यूटन can displace a body by 1 meter, then work done is of 1 joule. वर्क डन इज ऑफ 1 जूल। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर का मतलब यदि किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लग के और फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है तो हम समझेंगे कि 1 जूल का वर्क हुआ। एक दूसरी यूनिट होती है फोर्स की सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, ERG, अर्ग। ठीक है, वर्क की सीजीएस यूनिट अर्ग होती है और 1 अर्ग जो होता है यहां पर न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा, 1 डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यदि 1 डाइन का फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करके उसमें 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है तो हम समझेंगे कि 1 अर्ग का वर्क हो गया। ठीक है, दोनों में एक रिलेशन भी है। तो ये बताओ कि 1 जूल को हम क्या लिखते हैं, 1 जूल और अर्ग में रिलेशन की बात करें तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 न्यूटन होता है 10 टू पावर 5 डाइन, कि 10 टू पावर 5 डाइन, और मीटर को हम लिख सकते हैं इंटू 100 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 10 टू पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर क्या होगा, ये तो अर्ग होता है, तो दिस इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग। इस तरह से हमने एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग। ठीक है, तो वर्क की जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, इन दोनों में ये रिलेशन हो गया आपका। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऐसे वर्क डन की जो एक वेरिएबल फोर्स के द्वारा करी जा रही है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स बात करते हैं। तो सपोज करो, पहले तो मैं हेडिंग लिख दूं, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। सपोज करो कि एक फोर्स, ऐसी फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रही है जिसकी वैल्यू लगातार मैग्नीट्यूड में कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मान लो कि वो बॉडी जो है, उस बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो पा रहा है। तो सपोज करो कि अगर हम फोर्स की ग्राफिकली अगर शो करने की कोशिश करो, फोर्स को अलोंग वाई एक्सिस शो करूं, इधर डिस्प्लेसमेंट यदि मैं शो करता हूं, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और सपोज करो कि फोर्स हमारा इस तरह का एक्ट कर रहा है। ठीक है, फोर्स की ये इनिशियल वैल्यू थी Fi, ठीक है, और ये फोर्स की फाइनल वैल्यू है Ff फाइनल। फोर्स की मैग्नीट्यूड इतनी थी शुरू में और इस तरह से वैरी करते हुए और किसी बॉडी पर एक्ट कर रही है जिसके कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, और फाइनली डिस्प्लेसमेंट मान लो कि Si थी और फाइनली डिस्प्लेसमेंट Sf हो गया। ठीक है, या xi ले लो, इसको x शो कर दो, इसको xi ले लेते हैं, x से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को मान लो, और xf जो है फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो सपोज करो कि किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरह से, और फोर्स की मैग्नीट्यूड इस तरह से वैरी करते जा रही है। हाँ, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड पल पल बदल रही है। तो ऐसी स्थिति में वर्क डन कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन कांस्टेंट होता तब तो बड़े आराम से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में क्या करेंगे, तो इस परिस्थिति में करते ये हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में तो एक पर्टिकुलर वैल्यू का फोर्स लग रहा होगा। तो सपोज करो कि किसी समय जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, x के बराबर है, उस समय मान लो कि फोर्स की वैल्यू जो है तुम्हारी F है। सपोज करो कि फोर्स की वैल्यू F है जब डिस्प्लेसमेंट जो है x है। फर्दर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए हम इस फोर्स की वैल्यू को करीब करीब कांस्टेंट मान सकते हैं। ध्यान देना, जिस समय किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में तो फोर्स की पर्टिकुलर वैल्यू ही एक्ट कर रही होगी बॉडी के ऊपर। आगे मान लो कि फोर्स जो है बॉडी को वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो फोर्स में हालांकि वेरिएशन हो रहा है। देखो यहां फोर्स की वैल्यू वेरी कर रही है, लेकिन एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स की इस वैल्यू को करीब करीब कांस्टेंट मानते हुए
अगर हम वर्क डन निकालने की कोशिश करें जिस समय फोर्स की वैल्यू F है और डिस्प्लेसमेंट dx के बराबर हो रहा है, ठीक है, तो उस समय अगर हम एक स्मॉल वर्क डन निकालें तो उस स्मॉल वर्क डन की वैल्यू निकालते वक्त हम फोर्स को करीब करीब कांस्टेंट मान सकते हैं और हम कह सकते हैं कि स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू dw इज इक्वल टू dw विल बी इक्वल टू F dx के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि किसी मोमेंट ऑफ टाइम में फोर्स की कांस्टेंट वैल्यू एक्ट कर रही होगी बॉडी पे और फर्दर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, हालांकि फोर्स वैरी कर रहा है लेकिन फॉर वेरी स्मॉल फर्दर डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फोर्स को करीब करीब कांस्टेंट मानते हुए हम क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू F इंटू dx। तुम एक और चीज देखो, ये F इंटू dx की वैल्यू जो है, अगर ग्राफिकली मैंने जानबूझकर दिखलाया ताकि आपको इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी क्लियर हो जाए, तो तुम देख रहे हो ये एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है। एग्जैक्टली रेक्टेंगल नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कर्व है, लेकिन इसको करीब करीब आप एक ही लेवल में फोर्स का मान लो, ये वैल्यू फोर्स और ये वैल्यू फोर्स करीब हमने जैसा कि सेम मान रहे हैं हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की, तो ये एक रेक्टेंगल जैसा बन गया। और तुम देखो इस रेक्टेंगल की जो एरिया है वो इस वर्क डन के बराबर होगी। हम कह सकते हैं कि dw इज इक्वल टू F dx के बराबर होगा इज इक्वल टू dA। इस एरिया को अगर हम स्मॉल एरिया मान ले dA के बराबर, तो दिस विल बी इक्वल टू dA, ठीक है। तो ये बताओ कि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट xi से xf तक हुआ है, मतलब यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इतने डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम में अलग अलग जो फोर्स की वैल्यू है और उस समय जो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐसे तमाम स्मॉलर वर्क डन्स को हम निकालते जाएंगे xi से लेकर के xf तक। और इस तरह से जो है तुम देखोगे कि ये पूरा एरिया भी कवर हो जाएगा और दूसरी बात की टोटल वर्क डन भी निकल जाएगा। तो किसी वक्त जब फोर्स F था तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए किया गया वर्क डन जब इतना है, तो पूरा वर्क डन जो होगा नेट वर्क डन, सो नेट वर्क डन जो होगा बाय द वेरिएबल फोर्स, नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, क्या करेंगे, इसीलिए इंटीग्रेशन का आविष्कार हुआ, इंटीग्रेशन की खोज इसीलिए हुई। ऐसे ही कंटिन्यूअसली वेरिंग क्वांटिटीज के टोटलिंग के लिए हमें इंटीग्रेशन की, तो ऐसे ऐसे तमाम रेक्टेंगल्स जो बनेंगे उस सब की एरिया को जोड़ देंगे, या ऐसे तमाम f डॉट dx f dx f dx वाले तमाम वैल्यूज को जोड़ देंगे। क्योंकि ध्यान देना यहाँ f dx की जो वैल्यू है अगले ही समय f dx की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, अगले ही समय f dx की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। क्यों, dx भले ही सेम रहा लेकिन f की वैल्यू तो कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है ना। तो अगले ही समय जो है मान लो कि किसी समय फोर्स की वैल्यू F1 से बदल के F2 हो गई, यहाँ मान लो F1 थी या F2 हो गई और डिस्प्लेसमेंट सेम रहा, तो यहाँ वर्क डन के लिए ये वाला एरिया आएगा। तो ऐसे ऐसे इस पूरे एरिया को हम ऐसे तमाम रेक्टेंगुलर एरियाज के सम के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। और उन सभी रेक्टेंगल्स की एरिया जो है f dx के बराबर होगी, जहां f की वैल्यू अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम में अलग अलग है। तो f कहीं तो f1 dx है, कहीं f2 dx है, कहीं f3 dx है। तो इस तरह से इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया को जोड़ें तो हम एक्चुअल में fi dxi को हम क्या कर रहे हैं, f dx को एक तरह से इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहां से कहां तक, xi से लेकर के xf तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर fx कर्व, एरिया अंडर fx कर्व। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंदर की जो एरिया होगी, ये टोटल एरिया, ये एरिया जो है ग्राफिकली हमें क्या देगी, टोटल वर्क डन देगी, टोटल वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स, ठीक है। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकली तो ऐसे ग्राफ एरिया निकाल कर लेंगे, और ऐसे मैथमेटिकली करना हो तो इंटीग्रल निकालेंगे, f dx का इंटीग्रल करेंगे इस गिवन लिमिट्स के बीच में, किसके लिमिट, पोजीशंस के लिमिट xi से xf के बीच हम क्या करेंगे, f डॉट dx f dx करके इसकी टोटलिंग हम करेंगे, ये टोटल इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे, यही टोटल वर्क डन, या ज्योमेट्रिकली कहें तो ये टोटल एरिया के बराबर होगा। समझ में आ रही बात। यदि मान लो कि फोर्स जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपनी डायरेक्शन भी बदल रहा हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में किया गया वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो व्हेन वर्क डन बाय ए फोर्स, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स,
work done by a variable force when the direction and magnitude both change. When the direction and magnitude of the force both change. ठीक है, एक वेरिएबल फोर्स के द्वारा जिसकी न सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रही है, उसकी डायरेक्शन भी पल पल बदल रही है, ऐसे फोर्स के द्वारा एक सर्टेन रेंज के अंदर डिस्प्लेसमेंट के लिए किया गया टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? एफ डॉट एक्स करेंगे, एफ डॉट एस करेंगे, और जो भी है एफ डॉट एक्स कर देंगे, और एक्स की वैल्यू इनिशियल से लेकर के एक्स फाइनल तक हम करेंगे, और इस तरह से टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो यहाँ पर अंतर यह है कि यहाँ डॉट प्रोडक्ट लेना होगा आपको, सिर्फ एफ डी एक्स करने से नहीं होगा। यहाँ क्या करेंगे? ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे, एफ डॉट एक्स कर लेंगे, एफ डॉट डी एक्स कर लो, बल्कि एफ डॉट डी एक्स कर लो, और एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक, तो बीच में डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंट इंस्टेंट में जो अलग अलग एंगल्स बनेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, उनका भी हिसाब रखेंगे। यानी कि जैसे मान लो कि F1 S1 F1 X1 cos थीटा 1, F2 X2 cos थीटा 2, इन सबको सम करेंगे हम। इस तरह से अगर n टर्म्स बनते तो उन सभी टर्म्स का जो समीशन होगा वही इस इंटीग्रल के द्वारा मेजर किया जाएगा। ठीक है, ये भी उस एरिया के बराबर होगा जो एरिया जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो ग्राफ आएगी उसके एरिया के उसकी जो एरिया होगी उस एरिया के द्वारा ही मेजर करी जाएगी। तो इन पर बेस्ड हम लोग कल न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।